आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि एक एक्टिविस्ट, इकोनॉमिस्ट, राइटर, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिशियन, टीचर, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री और तो और भारतीय संविधान के निर्माता, जनक। मैं बात कर रहा हूं द वन एंड ओनली भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के बारे में। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। भीमराव उनके माताजी का नाम भीमाबाई से आया है। रामजी उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल से आया है। और अम्बेडकर उनके गुरुजी का नाम कृष्ण केशव अम्बेडकर से आया है, जो कि एक उनके ब्राह्मण टीचर थे। और कई लोग जिक्र करते हैं कि उनका जो निवास स्थान था, जो नेटिव गांव था, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, वहां से नाम आया है। अलग अलग जगहों पर दोनों का जिक्र किया गया है। वास्तविकता क्या है, यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इनको लोग बाबा साहब के नाम से भी जानते थे। बाबा साहब एक मराठी शब्द है। बाबा मतलब पिता, साहब मतलब सर, मतलब रिस्पेक्टेड फादर। और बाबा साहब के नाम से पहले भारत रत्न भी लगाया जाता है। और आपको पता है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और अंबेडकर साहब की मृत्यु 1956 में हुई थी। और अंबेडकर साहब को लेकिन 1919 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब मृत्यु के 33 साल बाद सम्मानित किया गया। आप मतलब एक दूसरे डेट को रिलेट करके आप समझ सकते हैं। आज का यह केस स्टडी सभी को देखना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो या कोई भी इंसान हो। यदि आप इनके संघर्ष को, सफलता को समझ लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं और इनके जिंदगी से 1% भी आप सीख लेते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और आपके मन में कई सवाल होंगे, उन सभी सवालों का आज मैं इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। और हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान और व्हाट्सएप प्रोफाइल में और इंस्टाग्राम स्टोरी में बाबा साहब के फोटो लगाने तक ही मत सीमित रहिए। उनको जानिए, पढ़िए और समझिए और स्वतंत्र रूप से आप चिंतन कीजिए, तभी आप उनसे कुछ सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम और प्रणाम। अभिनव राज है मेरा नाम। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक गरीब परिवार में हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस के अंदर आता था, जो कि अभी करंटली उसके अंदर आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न महाराष्ट्र। ये अपने माता पिता के 14th मतलब 14वें संतान थे और अंतिम संतान थे। और इनको एक अछूत परिवार में, एक महार परिवार में जन्म होने के कारण बहुत सारे संघर्षों से गुजरना पड़ा। उनके कुल 14 भाई बहन थे, जिसमें से 9 की मृत्यु हो जाती है और 5 भाई बहन बचते हैं, जिसमें से 3 भाई और 2 बहन बचते हैं। पहले के समय में क्या था, पहले के समय में डेथ रेट ज़्यादा था। और आपको पता है कि अछूत परिवार से बिलोंग करते थे तो उतना चिकित्सा का साधन भी नहीं पहुंच पाता था। और पहले के समय में डेथ रेट ज़्यादा होने का कारण भी यह था कि एक बार कोई बीमारी आ जाता था और क्षेत्र का क्षेत्र उसमें ख़त्म हो जाता था, क्योंकि उस समय उतना चिकित्सा का साधन भी नहीं था। ये एक मराठी परिवार से बिलोंग करते थे, जो कि अभी का जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में के ज़िले में स्थित है। बाबा साहब के पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो कि एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे। और इनके जो पूर्वज थे वो सभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम किया करते थे। और इनके पिताजी सूबेदार पद तक पहुंचते और 1894 में जब ये बाबा साहब 3 साल के थे उस समय रिटायर्ड हो जाते, जिसके कारण आगे इनको बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि इनका पूरा परिवार एक पेंशन पे चल रहा था, तो तकलीफ तो होना तय था। और इनकी माँ की मृत्यु बचपन में जब ये छोटे थे तभी हो जाती है। इनकी जो पहली पत्नी थी, जिनका नाम था रमाबाई, उनसे इनका विवाह 1906 मतलब 1906 में हो जाता है। और पहले के समय में आपको पता ही है कि अर्ली मैरिज हुआ करता था, मतलब कम उम्र में ही शादी हो जाया करता था। और इनका जब लास्ट स्टेज था जीवन का, तब जाके इनका फिर दूसरा विवाह एक ब्राह्मण महिला से विवाह होता है, वो भी एक डॉक्टर थी, जिनका नाम था सबिता अम्बेडकर। लगभग 5 साल की उम्र में जब बाबा साहब स्कूल ज्वाइन करते हैं, तब उनको अलग बैठा दिया जाता है। स्कूल ही बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत संघर्ष के बाद ज्वाइन कर पाते हैं, क्योंकि ये एक अछूत परिवार के थे तो इनको एडमिशन नहीं मिल रहा था। लेकिन इनके पिताजी जो पहले सूबेदार थे, इसी के फ़ायदा के कारण इनको एडमिशन मिल जाता है। जब बाबा साहब स्कूल जाते थे तो एक साथ में बोरी लेकर जाते थे। क्यों? क्योंकि अछूत परिवार के थे और इनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था। और हालात उस समय ऐसा था कि जो सफाई कर्मी है वो भी इनका बोरा नहीं छूता था। जब भी इनको प्यास लगा होता था या फिर ब्रेक में पानी पीने जाते थे, तो प्यून उनको ऊपर से ही पानी देता था, ऊपर से ही पिला देता था, क्योंकि उनके हाथ से यदि वह बर्तन टच हो जाता तो वो मानते थे कि अपवित्र हो जाता।
और यदि कोई कारणवश यदि कभी प्यून नहीं आता था तो इनको प्यासे रहना पड़ता था। इसलिए अंबेडकर अपने ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीजा में लिखते हैं कि नो प्यून नो वाटर। और ये अपना आगे की पढ़ाई मतलब बीए एल्फिंस्टन कॉलेज से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई का पार्ट था, वहाँ से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जो है 1913 में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए इनको बड़ौदा के गायकवाड़ का 25 रुपये प्रति माह से स्कॉलरशिप मिलता है, जो कि उस समय के लिए बहुत काफ़ी था। और उसी से कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं और आगे का पढ़ाई करते हैं। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी करते हैं, जो कि यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में है। ये अपनी ज़िंदगी में इतना महान कार्य करते हैं जिसके कारण आगे चल के वही कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इनका बायोग्राफी जो है एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है और अभी भी पढ़ाया जाता है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी 2004 में टॉप 100 विद्वानों का लिस्ट जारी करता है, दुनिया के टॉप 100 विद्वानों का लिस्ट जारी करता है। उसमें बाबा साहब प्रथम स्थान पर थे, मतलब शीर्ष स्थान पर थे। और खासकर गरीबों के लिए शिक्षा ही एकमात्र जरिया है आगे बढ़ने का। इसलिए अंबेडकर साहब भी कहा करते थे कि शिक्षा प्राप्त करना एक शेरनी की दूध की तरह होती है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और नेल्सन मंडेला भी कहा करते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग करके पूरा दुनिया को बदला जा सकता है। इसलिए जितने भी महापुरुष थे या जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, सभी लोगों ने शिक्षा पर जोर दिया है। चाहे आप भगत सिंह की बात करें, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस की बात करें, चाहे महात्मा गांधी की बात करें, चाहे अंबेडकर साहब की बात करें, चाहे नेल्सन मंडेला की बात करें, सभी लोगों ने शिक्षा पर जोर दिया है, क्योंकि उन सभी को पता था कि शिक्षा ही एक साधन है, शिक्षा ही एक जरिया है आगे तक पहुंचने का। और आगे की पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ से एमएससी और डीएससी करते हैं। हालांकि उस समय इनके पास उतना पैसा नहीं होता, मतलब पैसा ख़त्म हो जाता है, तो फिर घर चले आते हैं, इंडिया वापस आ जाते हैं और फिर जाके अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं। इतना पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, मतलब इतना पढ़ लेते हैं, इसलिए ओशो कहते हैं कि 5000 साल में अंबेडकर जैसा बुद्धिमान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। 1917 में जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वापस आते हैं बिना अपना कोर्स ख़त्म किए, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय जो है कब से कब तक है, 1914 से 1990 तक। जब बाबा साहब इंडिया लौटते हैं तब बड़ौदा प्रोविंस में डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। और उस समय तक बाबा साहब हाईली क्वालिफाइड हो चुके थे, लेकिन जब वो ऑफिस जाते हैं तो उनके साथ फिर भी इल ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब बुरा व्यवहार किया जाता है। जब वो ऑफिस में जाते हैं और बैठते हैं, जब प्यून से फाइल मांगते हैं तो प्यून टेबल पे फेंक के चला जाता है। जब भी इनको खाना खाना होता था तो बाहर जाके खाना खाना पड़ता था। मतलब उस समय उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी उनके साथ इतना ज़्यादा छुआछूत हो रहा था, उनके साथ इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा था कि फिर वहाँ भी वो छोड़ देते हैं। उसके बाद बम्बई में एक इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। वहाँ भी एक अच्छा खासा धंधा चल रहा था, अच्छा खासा कस्टमर भी बन चुका था। लेकिन जब कस्टमर को ये पता चलता है कि एक अछूत है, महार है, तो फिर धीरे धीरे कस्टमर भी आना छोड़ देता है, फिर वो भी बिजनेस जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी ये पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ग्रेज इन से बैरिस्टर इन लॉ करते हैं। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा साहब प्रथम और एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की उपाधि प्राप्त की है। कहाँ से? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और अभी तक कोई भी इस उपाधि को प्राप्त नहीं कर पाया है। उसके बाद 1920 में कोल्हापुर के साहू की मदद से बम्बई में एक साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम था मूक नायक। मूक का मतलब क्या होता है? गूंगा, जिसका जस्ट अपोजिट होता है वाचाल, जो बोलता हो। यह प्रकाशन जो है जल्दी पाठकों के बीच में लोकप्रिय हो जाता है। तब अंबेडकर साहब इसका इस्तेमाल रूढ़िवादी राजनेताओं एवं जातीय भेदभाव से लड़ने के लिए करते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए करते हैं। उसके बाद 1924 में सभी दलितों के द्वारा एक संगठित प्रयास किया जाता है, जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और इसका मकसद था कि शोषित वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए काम करना और लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना और शिक्षा के प्रति जागरूक करना, ताकि समाज समझ सके कि हमारे साथ क्या भेदभाव हो रहा है और इससे हम कैसे लड़ सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हमारा हक क्या है, अधिकार क्या है।
उसके बाद 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के एक रायगढ़ जिले में महार सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और इस सत्याग्रह में क्या होता है, वहाँ पे एक तालाब था, चबदार तालाब, और कोई भी अछूत यानी डिप्रेस क्लास का व्यक्ति उसमें से पानी नहीं पी सकता था। यदि कोई पी लेता तो उसको जो है अपर क्लास के लोग बहुत ही पीटते थे। सभी धर्म और जात के लोग पी सकते थे, लेकिन जो अछूत है वो नहीं पी सकता था। मतलब अछूतों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा था। तब बाबा साहब हजारों की संख्या में अछूतों को वहाँ लेकर जाते हैं और वहाँ से उस तालाब से पानी पीते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो अपर क्लास के लोग हैं वहाँ पे हवन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है कुछ अछूत उसमें से पानी पीते हैं, इसलिए। मतलब कोई अछूत यदि पानी पी लेता है तो दूषित हो जाता है, लेकिन सभी लोग उसी हवा में, उसी प्रकृति में रहते हैं, वहीं में सांस लेते हैं, उसी से सांस लेते हैं, तो वह प्रदूषित, वह अछूत नहीं होता है। वहाँ पे कोई छुआछूत की बात नहीं होती है। लेकिन पानी पीने से वह अपवित्र हो जाता है। कैसी बात है ना, कितनी अजीब बात है ना। उसके बाद 1932 यानी 1932 में जब ब्रिटिश ने अंबेडकर के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, तब गांधी जी इसके विरोध में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू कर देते हैं, जिसके कारण बाबा साहब पर बहुत दबाव बन जाता है। और भी कई कारण थे। जिसके बाद बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। फिर बाबा साहब बम्बई में घर बनाते और उनका एक निजी पुस्तकालय था जहां 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। और इसी वर्ष यानी 1935 में रमाबाई की मृत्यु एक बीमारी के कारण हो जाती है, निमोनिया के कारण हो जाती है। और बड़े दुख की बात है कि अभी भी जातिवाद की मानसिकता समाज को जकड़े हुए है। और अभी भी कुछ लोग जो है जाति और धर्म के बेसिस पे किसी को जज करते हैं, किसी को अच्छा या बुरा ट्रीट करते हैं। लेकिन बाबा साहब के विचार हम लोगों को क्या सिखाता है, और उनका एक कथन भी है कि मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, यदि आप जातिवाद को और समाज की बुराइयों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो अदम गोंडवी जी का एक कविता है, चमारों की गली, इससे भी आप समझ सकते हैं। और यदि आप मूवी के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप मूवी देख के भी समझ सकते हैं। एक मूवी है शुद्रा द राइजिंग, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, और आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और दूसरा है जय भीम, उससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बाबा साहब 9 भाषाओं के जानकार थे, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, पाली, गुजराती, मराठी, पर्शियन। उन्होंने अपने इस जिंदगी के सफर में अपने बातों को, जज्बातों को किताब में लिख के व्यक्त किया है। यदि आप इच्छुक है, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बाबा साहब स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और बहुत सारे देशों का संविधान पढ़े, और उसके बाद 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ। और भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लेंथीएस्ट संविधान है। और बाबा साहब का इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने के कारण उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बाबा साहब अपने जिंदगी में छुआछूत के कारण बहुत ज़्यादा संघर्ष किए और अपने आप को शिक्षित करके उस लेवल पर पहुंचाए, तब जाके उन्होंने भारत का संविधान लिखा। इससे मुझे एक हिटलर का बात याद आ रहा है, इफ यू डोंट लाइक एनी रूल, फॉलो द रूल, रीच एट द टॉप एंड चेंज द रूल। बस फर्क इतना है कि हिटलर अपने पावर का उपयोग गलत चीजों के इस्तेमाल के लिए किया था, लेकिन बाबा साहब अपने देश के निर्माण के लिए किए, देशवासियों के लिए किए, एक अच्छा देश और एक अच्छा समाज के निर्माण के लिए किए। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, चलिए संविधान की बेसिक चीजों को समझते हैं और जानते हैं। और मुझे लगता है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान का जो बेसिक चीज है जानना चाहिए। संविधान का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, प्रेम्बल कहते हैं। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, उस समय कुल 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल था।
वर्तमान में इस समय कुल 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल है। भारतीय संविधान में कुल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है और हमारा 6 मौलिक अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट्स। पहला है राइट टू इक्वलिटी, सेकेंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड द लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। बाबा साहब के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में योगदान होने के कारण उनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। बाबा साहब गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को मानते थे और अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं निर्धारित की, जो बौद्ध धर्म का एक सार या दर्शन है। उनको डायबिटीज हो गया था और धीरे धीरे उनकी आंख की जो रोशनी है कमजोर होती चली जा रही थी और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि ऐसे लोग मरते नहीं, अमर हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो विचार है वह जीवंत रहता है, जिंदा रहता है और समाज में चारों तरफ फैला हुआ है और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बाबा साहब का महान संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। वो इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। और अंत में हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में, आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे और कई तरह के विचार आ रहे होंगे। इस विचार को मानने से पहले आप उनको समझिए, जानिए और उनके विचारों पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करिए, तब जाके उसको मानिएगा और तब जाके आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर एक इंसान इनके संघर्ष और सफलता से जिंदगी में कुछ सीख सके। और कितनी अजीब बात है ना, हम लोग वल्गर कंटेंट, इधर उधर की बातें, उसको लाइक डिसलाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन जो एजुकेशनल कंटेंट है, जो कि समाज में एक अच्छा बदलाव लाने वाला है, जो कि समाज को उठाने वाला है, उसमें वैल्यू ऐड करने वाला है, उस चीज़ को हम लोग शेयर नहीं करते। तो एजुकेशनल कंटेंट को आप भी देखिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के परिवर्तन के साथ साथ दूसरे लोगों की ज़िंदगी में भी परिवर्तन आ सके। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।